अब ठीक है ना, मैसेज कर लो। मौर्य वंश अशोक के बाद कमजोर होने लगता है, और कमजोर उत्तराधिकारी जब आते हैं तो केंद्रीकृत शासन कमजोर होने लगता है। जो एक व्यक्ति पर निर्भर शासन है, वो व्यक्ति के कमजोर होने पर कमजोर होगा ना। तो मौर्य काल जब कमजोर होने लगता है, तो सबसे अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग, जो उसका सेनापति था, वो कर देता है, और शुंग वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो यानी जब हम इस काल की बात कर रहे हैं, तो इस काल में दो चीजें हो रही हैं। क्या? एक तरफ भारत में मौर्य साम्राज्य जो कमजोर हो रहा है, तो भारत में ही कुछ भारतीय लोगों द्वारा नया वंश की स्थापना हो रही है, जिसमें से एक है शुंग वंश। क्या है? शुंग वंश, जिसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हैं। कौन है? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, और इन्हीं के थोड़े समय के बाद पुष्यमित्र शुंग जब उसके उत्तराधिकारी आते हैं, कमजोर होते हैं, तो कण्व वंश, वासुदेव नामक एक व्यक्ति जो है, वो कमजोर शासक को मार के कण्व वंश की स्थापना करता है, या काण्व वंश भी कहते हैं। ठीक है ना? एक तरफ भारतीय राजवंश भी आ रहा है मौर्य काल, इसीलिए हमको मौर्य उत्तर काल, सॉरी, मौर्य के बाद, है ना, 232 ईस्वी के आसपास अशोक की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद हम किसी मजबूत राजा का नाम नहीं सुनते, केवल उसके एक उत्तराधिकारी दशरथ के बारे में थोड़ा बहुत सुनते हैं। और फिर बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना होती है। ठीक है, और इसके बाद काणव वंश की स्थापना होती है। एक और तो ये बात हो रही है, साथ ही साथ इस काल में दूसरी ओर क्या हो रहा है? दूसरी ओर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से बहुत सारे बाह्य आक्रमणकारी, ठीक है, जो भारत का मैप मालूम है ना कि नहीं है? पूरी दुनिया का मैप है कि नहीं मालूम? जरा हम देखें, इसमें है तो दिखा दें आप। नहीं, इसमें अलग से मैप भी है। चलो, पहले हम थोड़ा सा मैप आपको दिखा दें। देखें, ये आ गया आपका मैप। ठीक है, देख रहे हैं? तो इसमें इसमें आप देख रहे हैं भारत कहाँ है? ये है ना भारत, ये है भारत। देख रहे हैं? ये भारत दिख रहा है ना? अब देखिए, इसी ये जो मौर्य काल की हम बात कर रहे हैं, तो वो लगभग पूरे उत्तर भारत सहित अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान के कुछ हिस्से ले, और पाटलिपुत्र, वाराणसी लेके इतना बड़ा साम्राज्य बनाया हुआ था। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि 200 ईस्वी पूर्व में यहां पर जो अफगानिस्तान, और ये चीन देख रहे हैं ना, चीन के पड़ोस में जहां जहां मैं बिंदी दे रहा हूं, दिखाई पड़ रहा है ना? सबको दिखाई पड़ रहा है ना? तो ये जो चीन के पड़ोस में, चीन के पड़ोस में पर्टिकुलरली सेंट्रल एशिया का मैप दिखा देंगे। आप बस ये समझिए कि चीन के पड़ोस में ये जो ईरान और ये अफगानिस्तान के ऊपरी वाले हिस्से में, ये चीन के बगल में बहुत सारी ऐसी जनजातियां रहती हैं जो एक अच्छे जीवन की तलाश में उपजाऊ क्षेत्र में जाना चाहती हैं, है ना? और ये घुड़सवारी में बहुत पारंगत होती है, बहुत
मजबूत होती हैं, घुड़सवारी। और हम लोग आगे देखेंगे कि ये भारत में जब आके बस जाते हैं तो ये सारा चीज भारत को देते हैं। ठीक है, तो ये चीन की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन चीन ने महादीवार खड़ी कर दी थी। ठीक है, चीन ने बहुत बड़ी महादीवार खड़ी कर दी थी। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है कि अब भारत की तरफ रास्ता खुल जाता है। और भले हिंदू कुश है, हिमालय है, लेकिन दर्रे और ये सारा जो है, इसको पार करना कभी भी मुश्किल नहीं रहा। और भारत के शासक जो है इस सीमा से हमेशा बेखबर रहे। तो हम देखते हैं कि पहले यूनानी यानी ग्रीक, ठीक है, ग्रीक्स, उसके बाद शक, ये नाम है उन जनजातियों के। ठीक है, यूनानी यानी ग्रीस में के आसपास की जो जनजातियां हैं यूनानी, उसको हिंद यूनानी भी कहते हैं। ठीक है, फिर शक आते हैं, फिर पहलव आते हैं भारत में, और इसके बाद सबसे अंत में कुषाण आते हैं। ठीक है, अब जब यूनानी आते हैं, ठीक है, तो वो कुछ एरिया जीतते हैं, वो अपना काम वाम करते हैं। फिर शक जो जनजातियां हैं वो भी भारत की तरफ जब भागती हैं तो यूनानियों को उखाड़ फेंकती है और अपना कुछ, या यूनानियों को कुछ इलाका रहने देती है, मतलब नहीं जीत पाती, कुछ खुद भी भारत का हिस्सा रखती है, कुछ यूनानी भी कब्जा किए रहते हैं। फिर बाद में पहलव आते हैं, पहलव भी कुछ इलाकों को छीनते हैं, है ना। अंत में कुषाण आते हैं और इन सबको पराजित करके, ठीक है, अपनी सत्ता भारत में स्थापित करते हैं। केवल काठियावाड़ और सौराष्ट्र वाला जो इलाका है उसमें लंबे समय तक शक मौजूद रहते हैं। रुद्रदामन नाम का एक शक शासक, वो 150 ईस्वी तक या उससे भी आगे उसका शासन रहता है। और हमको मुख्य रूप से तो कुषाण के बारे में पढ़ना है, हम सारी बात कुषाण पे करेंगे, लेकिन बीच बीच में आपको अपने आंसर में ये देना है कि इन सारे मध्य एशियाई लोगों के आने से बड़े पैमाने पे ये जो जनजातियां भारत में आई, इसका भारत के समाज, भारत के अर्थव्यवस्था, भारत के राजनीति और भारत की संस्कृति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो कल हमने आपको बताया था कुषाण, जिनको यूची और टोचेरियन भी कहते हैं, ये नोट्स में अपलोड नहीं कर पाया आज, पूरा काम करते करते थक गया। इसको मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन आज जल्दी जल्दी महत्वपूर्ण चीजें आपसे डिस्कस कर ले रहा हूं, और स्टडी मटेरियल में मैं इसको अपलोड कर लूंगा। आप इसको पढ़ लीजिए, इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे ऑथेंटिक सोर्स से मैंने एक तरह से इनको जुटा लिया है। तो देखिए, यूची या टोचेरियन नाम से ये जाने जाते थे। यूची कबीले का नाम है, क्या है, कबीले का नाम है, यूची या टोचेरियन, है ना। तो ये सबसे पहले बैक्ट्रिया को जीतते हैं। बैक्ट्रिया मतलब उत्तरी अफगानिस्तान को उस समय बैक्ट्रिया कहते थे, या बाहलिक। बैक्ट्रिया को भारतीय लोग बाहलिक कहने लगे, बैक्ट्रिया की जगह बाहलिक उच्चारण में आ गया। तो पहले ये उत्तरी अफगानिस्तान को जीतते हैं, वहां से यूनानियों को भगाते हैं, फिर हिंदू कुश में घुसते हैं, वहां पे शक या और भी जो पहले से जनजाति आए हुए रहते हैं उनको हटाते हैं। धीरे धीरे करके ये समूचा उत्तर भारत जीत लेते हैं। ठीक, और इनकी जो पूरी सीमा है वो एक तरह से लगभग उसमें समूचा अफगानिस्तान है। आज के हिसाब से आज का मैप आप देख लीजिएगा। आप लोग एक यहीं पर मैप है, एक आप लोग मैप एटलस जिसको कहते हैं वो भी रखिए। मैप देखने से और कभी कभी मैप बना देने से, जब कुषाण काल पे सवाल आए तो मैप बना के, जैसे मैप बना के और ये दिखा दीजिए कि पूरा ऐसे करके इनका साम्राज्य था। ठीक है, यहाँ खुरासान लिख दीजिए। ठीक है, खुरासान मध्य एशिया में है, तो खुरासान से लेके वाराणसी तक, हाँ, फिर बिहार में पाटलिपुत्र तक, और
इधर का कुछ इलाका गांधार, ठीक है, गांधार उत्तर पश्चिमी भारत का, ये पूरा कुषाणों के डायरेक्ट कंट्रोल में था। और कुछ ये हिस्सा तक के जो राजा थे वो इनका आदेश मानते थे, मतलब ये भी इनके प्रभाव क्षेत्र में था। ठीक है, अब देखिए इतने वाइड, इतने बृहद एरिया में इनका होना, मतलब अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग प्रकार के लोगों को एक शासन के अधीन आना, यही तो हुआ इसका। कुषाणों के अधीन विभिन्न प्रकार के, विभिन्न क्षेत्रीय और विभिन्न तरह के समाजों के लोगों का एक समागम हुआ। ठीक, तो जाहिर सी बात है जब अलग अलग प्रकार के संस्कृति के लोग मिलेंगे तो वो एक दूसरे से आदान प्रदान करेंगे और कुछ नई चीज उभर के आएगी। ठीक है, तो यही इस पूरे काल में आपको बात करना है कि इनका जो साम्राज्य खुरासान से लेके ये वाराणसी तक, गांधार और ये सारा कुछ, आज का कम से कम 9 देश, मतलब पूर्वी कह रहे हैं, पूर्व सोवियत गणराज्य जो था जिसमें उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, ये सारे देश, अफगानिस्तान का एक बड़ा हिस्सा, पूरा पाकिस्तान, ठीक है, ईरान का कुछ हिस्सा, ये सारा कुषाण काल में था। तो इन सब जगह पे भिन्न भिन्न प्रकार के समाज के लोग थे जिनके अलग रीति रिवाज रहे होंगे। ठीक है ना, इन लोगों के मिलन से हम देखते हैं कि कुछ हमारी संस्कृति में, मतलब भारत की संस्कृति में कुछ नयापन भी आता है। ठीक, एक तो ये कि ये जितने भी विदेशी या जितने भी बाह्य आक्रमणकारी आए, इनकी पहली बात यह है कि ये भारत में पूरी तरह से समाहित हो गए, पूरी तरह से मिल गए। भारत के समाज के विभिन्न मानकों को और भारत के लोकप्रिय धर्मों में से जो इनको अच्छा लगा, किसी को वैष्णववाद अच्छा लगा, कुछ शासकों को, किसी को बौद्ध धर्म अच्छा लगा, किसी को शैव धर्म अच्छा लगा, तो इन्होंने यहाँ के धर्म, यहाँ के रीति रिवाज को अपना लिया एक बार। एट द सेम टाइम इसी के साथ साथ इन्होंने जो अपने साथ जो लाए थे, चाहे वो भौतिक संस्कृति में कुछ नवीन तरह के ढांचे हो, या सैन्य कला हो, या प्रशासन में कुछ नयापन हो, ये सारी चीजें इन्होंने भारत में भी डाली, है ना। तो इसी का हम अध्ययन करेंगे। देखिए, कुषाण साम्राज्य के बारे में जब हम बात करेंगे तो उसके राजनीतिक पहलू में आप ये बताएंगे कि ये दो राजवंश एक एक करके, वन बाय वन, इन लोगों ने शासन किया भारत पर। पहला राजवंश जिसको कहते हैं कुजुल राजवंश, ठीक है, इसमें 2 लोग थे, कुजुल कटफिसस और कुजुल कटफिसस फर्स्ट, या और कुजुल कटफिसस सेकंड, या किसी को कुजुल कटफिसस कहते हैं और दूसरे वाले को विम कटफिसस कहते हैं। क्या? विम कटफिस या फिसस, ठीक है। तो विम कटफिसस इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसने बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए। देखिए, 2 सवाल है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, टीटी में भी आ सकता है। अगर आपसे यह सवाल पूछे कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो क्या जवाब होगा? नहीं। तो क्या जवाब होगा ब्रजेश? तो जवाब होगा यूनानियों ने, जो सबसे पता है, इन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में जारी किए, यूनानी। ब्रजेश, आवाज आ रही है? जी सर। हाँ सर। ये याद रखना, अगर सवाल पूछे कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए, किन्होंने जारी किए, यूनानी, शक, कुषाण पहला, तो आपका आंसर होगा यूनानी। लेकिन बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए, तो आपका आंसर होगा कुषाण, विम कटफिसस। शुरुआत करना एक चीज है, कुछ ही लोग उसका उपयोग कर, जैसे 2000 का नोट, 2000 का नोट
शुरू किया मान लो किसी ने, किसी प्रधानमंत्री ने, एक सवाल बन गया। किसी ने 2000 के नोट इतने बड़े पैमाने पर छाप दिए, हालांकि ऐसा संभव नहीं है, पर मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि पान दुकान से लेके चाय दुकान और सब्जी दुकानों में भी 2000 का नोट देखने को मिल रहा है। तो यानी आम प्रयोग में लाने लायक बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाण। ठीक है, और इसका कारण भी है। यूनानियों को तो रोमन साम्राज्य से थोड़ा बहुत सोना मिला, लेकिन कुषाणों को कई स्रोतों से सोना मिला, तो उनको सोना इतना ज्यादा मिला कि खूब सोना का सिक्का जारी किया। ठीक है, और इसी में तीसरा सवाल है कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो इसका जवाब भी कुषाण होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुषाणों के बाद जब हम इसके बाद गुप्त काल कल शुरू करेंगे, तो गुप्तों ने भी स्वर्ण के सिक्के जारी किए, जिसको दीनार कहते हैं। क्या कहते हैं? दीनार। कुषाणों ने जो तांबे के सिक्के जारी किए उसको द्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रम। ये सब एमसीक्यू में भी आ सकता है, पीटी में भी आ सकता है, याद रखना। तो जो गुप्तों ने भी सोने के सिक्के जारी किए, लेकिन वो उतना शुद्ध नहीं था जितना कुषाणों का था, उसमें मिलावट थी। गुप्तों के सोने के सिक्के में और भी धातुओं को मिला के उसको तैयार किया गया था। तो सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? यूनानियों ने। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के भारत में किसने जारी किए? कुषाणों ने। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किसने किए? कुषाणों। ठीक है ना, कनिष्क ने। चलिए, तो ये मामला क्लियर हो गया। अब दूसरा राजवंश जो है वो कनिष्क राजवंश है। कनिष्क जिससे ताल्लुक रखते हैं, जिनके बारे में मेंस में सवाल आने की संभावना है। कनिष्क जिस राजवंश से, वो इसी कुजुल राजवंश के बाद आया, और इसी का हम ये जो विस्तार हम देख रहे थे, ये कनिष्क के समय में हुआ मैक्सिमम। क्लियर? चलिए, अब देखिए, कल भी मैंने आपको बताया था, आज भी एक बार क्विक रिव्यू कर दे रहा हूं कि कनिष्क भारत के इतिहास में कम से कम दो कारणों से, हालांकि और भी बातें हैं जो आज हम बताएंगे कल, जिसकी शायद चर्चा हम नहीं कर पाए। एक कि उसने एक नया संवत चलाया, जिसको आज के समय में शक संवत के नाम से जानते हैं। कब चलाया? यह सवाल आ सकता है, कब चलाया? 78 एडी, 75 एडी, 77 एडी, 80 एडी। तो आंसर क्या होगा? 78 एडी, मतलब 78 ईस्वी। ठीक है, में एक नया संवत चलाया। किसने? कनिष्क ने। और इस संवत को भारत सरकार भी अपने कैलेंडर में यूज करती है। क्लियर? दूसरा कि वो अपने पूर्ण मन से बौद्ध धर्म का एक उत्साह जनक तरीके से उसने बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया, और खास करके महायान बौद्ध धर्म का। उसने चौथी धर्म संगीति बुलाई। जो 4 बौद्ध के सम्मेलन हुए, उसमें चौथा सम्मेलन जो था वो किसने बुलाया? कनिष्क ने। कहां बुलाया? क से कनिष्क, क से कश्मीर, याद रखना। ठीक है ना? कश्मीर के कुंडल वन नामक जगह है, एक बगीचा है वहां पर। ठीक है, और वहां क्या हुआ हम आगे बात करेंगे। उस सम्मेलन में क्या हुआ इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हमको सांस्कृतिक पहलू पर ध्यान देना। ये राजनीतिक पहलू हो गया कि पहले कौन आए। हमने फॉर्मूला आपको बता दिया है, इसी में लिख दे रहे हैं। अस्पक, यूनानी, शक, पहलो और कुषाण, ये इनके आने का क्रम है भारत में। पहले यूनानी आते हैं, फिर शक आते हैं। ठीक है ना? शक आते हैं तो यूनानियों को खेलते हैं, फिर जब पहलव आते हैं तो शकों को खेलते हैं, फिर जब कुषाण आते हैं तो सबको खेल के किनारे करता है ना? ठीक, अब देखिए, ये इनका क्रम है, ये राजनीतिक पहलू है। अब हम आते हैं आर्थिक पहलू पे, सॉरी, सांस्कृतिक पहलू पे। यानी ये जो मध्य एशिया के लोग भारत में आए, इसका क्या भारत की संस्कृति पे, भारत के समाज पे कोई प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? अगर नहीं पड़ता तो ये सिलेबस में हम पढ़ते हैं, और स्वाभाविक है। क्या? पहली बात कि
ये जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आए तो आक्रमणकारी के रूप में, लेकिन ये पूरी तरह से भारतीय हो गए। भारत में आत्मसात, इनका आत्मसातीकरण हो गया, मतलब एसिमिलेट हो गए, मिल गए, पहचानना मुश्किल हो गया कि कनिष्क कौन है और वसुमित्र कौन है ना। मतलब कि ये कहीं मध्य एशिया की कोई जनजाति है नहीं, ये तो भारतीय हैं। ठीक है, उन्होंने भारत के रीति रिवाज, भारत के धर्म, इन सारी चीजों को वैसे ही अपना लिया जैसे यहाँ का कोई शासक। ठीक, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो काल है जिसके बारे में मैंने आपको बात शुरू में ही लिख दिया, 200 ईसा पूर्व से लेकर के करीब 250 ईस्वी तक, इस काल में जितना बड़े पैमाने पे विदेशी लोगों का भारत में समामेलन हुआ, आत्मसातीकरण हुआ, ऐसा प्राचीन इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। ठीक, इसको आप लिखेंगे। तीसरी बात आप लिखेंगे कि चूंकि ये आक्रमणकारी के रूप में आए, यानी योद्धा के रूप में आए, तो इनको समाज में क्षत्रिय वर्ग में ही रखना पड़ेगा, है ना। उस समय 4 वर्ण थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनको ब्राह्मण माना नहीं जा सकता। ठीक है, वैश्य ये है नहीं, ये व्यापार कर नहीं रहे, खेती कर नहीं रहे, ये शासन कर रहे हैं, तो यहां इनको भी क्षत्रिय वर्ग में स्थान दे दिया गया। लेकिन इनको क्या कहा गया? इनको कहा गया, इसको ध्यान में रखिएगा, कहीं आप लोग इसको लिखिएगा या पूछ भी सकता है एमसीक्यू में, इनको व्रात्य, क्या व्रात्य क्षत्रिय कहा गया। क्या कहा गया? व्रात्य क्षत्रिय, मतलब द्वितीय स्तर का क्षत्रिय। नहीं बोलते हैं एसी फर्स्ट क्लास में जा रहे हो कि एसी 2 में जा रहे हो कि एसी 3 में जा रहे हो, तो इनको A1 क्लास का क्षत्रिय नहीं माना गया, इनको दूसरे नंबर का, 2 दर्जे का। हाँ, नहीं, ओबीसी तो दूसरी चीज है। जैसे जो यहाँ के विधि निर्माता थे, जैसे मनु और मनु स्मृति वगैरह जिन्होंने लिखी, तो इनके सामने ये संकट आ गया कि अरे यार, ये योद्धा जनजाति है, इसने हम लोगों को जीत लिया, तो इसको क्षत्रिय को मानना ही पड़ेगा। लेकिन धीरे से, चुपके से उन्होंने यहाँ के क्षत्रियों को या यहाँ के लोगों को एक तरह से प्रभावित करने के लिए, खुश करने के लिए कहा कि यार ये है तो क्षत्रिय, लेकिन ये मैंने प्योर वाले नहीं है, थोड़ा ये भटक गए थे अपने रास्ते से, और इसीलिए मध्य एशिया में कहीं टहल रहे थे, तो ये अपने कर्तव्यों से भटक गए थे। अब ये जाग गए हैं, तो चूंकि एक बार भटक गए हैं, इसलिए ये क्लास 1 ऑफिसर नहीं है, ये क्लास 2 दर्जे के क्षत्रिय हैं। ठीक, ये एक बात आपको याद रखना है कि इनको क्षत्रिय वर्ग के रूप में स्वीकार तो किया गया, लेकिन एज ए सेकेंड क्लास, मतलब दूसरे स्तर का। ठीक है, इसको याद रखना है। अब आपको क्या अब आपको क्या देखना है कि इनका भारत के समाज और संस्कृति के अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला हमने आपको कल एक टॉपिक दिया था, कल एक बिंदु पर हमने बात किया था कि ऐसे पॉइंट देखे, नंबर 1 संरचनाएं एवं बर्तन। ठीक है, हम बहुत संक्षेप में आज बात कर लेते हैं और नोट्स को अपलोड कर देंगे, आप लोग उसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो समझने में दिक्कत नहीं होगी, मेरी इस बात को सुनने के बाद उसको पढ़ेंगे तो। ठीक है, और आपको रिलेट कर पाएंगे, जैसे भी सवाल आए तो उससे आप अपने आप को लिख पाएंगे, या पीटी में क्या सवाल आता है ये भी हम बात कर लेंगे आपसे अलग से। शक कुषाण जो हैं या यूनानी, इन लोगों ने भारत में कुछ नए तरह के ढांचे, भवन निर्माण की कुछ नई तकनीक लेके आए। ठीक, ऊंची ऊंची ईंटों की दीवारें बनना हमको इस काल में पहली बार नजर आता है, एक बात। दूसरी बात कि ये फ्लोर जो है, फ्लोर मतलब कि फर्श, फर्श नहीं, फर्श बनाने के लिए पहले मिट्टी के घरों में मिट्टी के फर्श हुआ करते थे। इस काल में हम पाते हैं कि टाइल्स का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, उस समय, आज हम लोग कहते हैं ना, अरे
डाइनिंग रूम में कौन सा टाइल लगाएंगे, बाथरूम में कौन सा टाइल लगाएंगे, सेलेक्ट करते हैं। वो टाइल्स बनाने का काम सबसे पहले कब शुरू हुआ? मौर्य उत्तर काल में, यही जिस काल की हम बात कर रहे हैं। और छत पर खपड़े और वहां भी टाइल्स, ठीक है ना। फर्श के लिए तो टाइल्स है ही, लेकिन छत को भी सुंदर बनाने के लिए खपड़े, पकी हुई मिट्टी के खपड़े, देखते नहीं हो अभी भी पुराने पुराने ऑफिसर्स, डीएम, एसपी के बंगले में खपड़े लगे हुए हैं और इतना खूबसूरत लगता है वो। एक तो वो गर्मी भी नहीं देता, ठीक है ना, वो गर्मी से भी एक ऊंचा उनका बना हुआ रहता है, ऊंचाई पे छत रहती है, समझ गए। तो एसी की जरूरत नहीं होती उसमें, पंखा का वो पंखा बहुत लंबाई पे रहता है, पंखे की जरूरत भी नहीं पड़ती। इसके पीछे विज्ञान है, जानते हो क्या? ये जो छोटे घर बनाने की प्रणाली हो गई, ये तो जब लोगों के पास पैसा कम होने लगा। देखो, ये भी जान लो साइंस, अगर बहुत ऊंचा छत रहेगा तो गर्म हवा क्या होती है? हल्की होती है। गर्म हवा हल्की होती है तो ये ऊपर चलती जाएगी, और यहां पर खिड़की टाइप बना दिया जाता है, ठीक है। तो गर्म हवा जो ऊपर जा रही है वो यहां से बाहर चली जाएगी और नीचे ठंडी हवा भरती जाएगी। अगर ये हाइट कम होगा तो गर्म हवा यहीं घूम के रह जाएगी, इसीलिए छोटे छतों में ज्यादा गर्मी लगती है। तो और खपड़ा लगा हुआ, खपड़ा जो पकी हुई मिट्टी का है, तो वो बारिश में जब भीगता है तो और ठंडा करता है। ये पहली बार हमको कब देखने को मिलता है? मौर्योत्तर काल में, ये इसी काल में। और ये यही जो मध्य एशियाई लोग हैं, कुषाणी लोगों ने भारत में प्रचलित किए, ठीक है। इस काल के बर्तन जो हैं, ठीक है ना, इनकी विशिष्टता क्या है? इनकी विशिष्टता है, इनकी विशिष्टता है कि ये लाल रंग के हैं, ठीक है ना, लाल रंग के हैं। कुछ सादे भी हैं और कुछ डिजाइन भी हैं। और इनकी सबसे दो जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, जो दो खास तरह के जो बर्तन मिले जिसका आगामी समयों में भी, आज तक भी प्रयोग में आता है, कि टोटीदार टोटीदार बर्तन का प्रचलन इन लोगों ने किया, और फव्वारेदार फव्वारेदार बर्तनों का इन्होंने प्रचलन किया। अभी भी तुम देखते होगे लोग अपने बगीचे में वो फव्वारा वाला रखते हैं, पानी डाल देते हैं, ऐसे गिराते हैं, उसे प्लांटिंग करते हैं। ये सबसे पहली बार फव्वारादार बर्तन बनाने की बात सबसे पहली बार हमको शक कुषाण के काल में देखने को मिलती है। ये ऐसा बर्तन होता है जिसमें पकड़ने वाला हैंडल लगा रहता है, टोटी निकली रहती है और उसको ढक के उसमें छेदा किया रहता है, पानी भरिए और उससे फव्वारा निकलेगा, ठीक। तो ये दो खास तरह के बर्तन के डिजाइन हमको इस काल में देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए अगली बात कि बेहतर सैन्य ज्ञान और घुड़सवार सेना, ये दूसरा बिंदु होगा। बेहतर सैन्य तकनीक और घुड़सवार सेना का इन्होंने प्रचलन किया भारत, क्योंकि ये खुद बहुत अच्छे घुड़सवार थे, ठीक है। और घुड़सवारी का इनको बड़ा जुनून था। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी मूर्तियां मिली हैं जिसमें घुड़सवार दिखाया गया है। मूर्तियां किस चीज की बनाई जाती हैं जिसको हम लोग ज्यादा पसंद करते हैं, है ना। जैसे जो चीज कोई नहीं पसंद करता उसकी मूर्ति कहीं देखते हो, है ना। मूर्ति उसी की बनती है जो अच्छा, जो बहुत सारे घुड़सवार, छोटे छोटे घुड़सवारों की मूर्तियां मिली हैं जिससे घुड़सवारी के प्रति उनके जुनून के बारे में पता चलता है, ठीक। इन्होंने बेहतर सैन्य तकनीक और घुड़सवार सेना में क्या क्या किस किस चीज का प्रचलन किया? तो इन्होंने सबसे पहली बार लगाम, ठीक है ना, काठी और उंगली या अंगूठे, उंगली या अंगूठे, उंगली या अंगूठे का क्या, ये रकाब,
रकाब समझते हो? रकाब नहीं समझते हो? अरे जो घोड़ा है तो घोड़ा के नीचे इस तरह का बना रहता है ना, इसी में पैर डाल के चढ़ते हो जीन पे, और उसी में पैर फंसा के सट 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 बढ़ते हो, ठीक है? तो ये जो लगाम, काठी और रकाब और जीन जिसमें बैठते हो, इन सब का इन्होंने प्रचलन किया। तो इसका फायदा क्या हुआ? क्यों हम इस बात पे प्रसन्न हो? लगाम आ जाने से, काठी आ जाने से घुड़सवार जो है उसके उसमें तेजी आई। जब जीन रहेगा और पैर फंसाने का रहेगा तो तुम बहुत तेजी से घोड़ा चलाओगे ना, गिरने का चांस नहीं रहेगा। तो यानी घुड़सवारी के क्षेत्र में इन्होंने एक नया ज्ञान इंट्रोड्यूस किया कि नहीं, एक नया ज्ञान का प्रचलन किया कि नहीं? इसके कारण घुड़सवार की गति में तेजी आई, ठीक है? और इतना ही नहीं, बल्कि इन्होंने और क्या क्या किया? लंबे कोट, ठीक है? उसको क्या कहते हैं? पगड़ी, ठीक है? पगड़ी, हेलमेट, योद्धाओं के लिए हेलमेट, ठीक है? पतलून, और चमड़े के चमके लेंगे, चमड़े के बूट। बूट समझ रहे हो ना? बूट। तो इससे योद्धा मजबूत हुआ कि नहीं? इन्हीं टेक्निक्स के कारण मध्य एशिया में और भारत में सारे लोगों को पराजित करने में कुषाण लोग सफल हुए, कुषाण और शक, ठीक है ना? यही सब के कारण, ठीक है? जब तक अगला जो इनका विरोधी है जब तक सोचेगा, तब तक 100 घुड़सवार जो है 200 लोगों का गर्दन काट के किनारे हो गए। समझ गए? तेजी से, मतलब जब तक तुम देख रहे हो तब तक घोड़ा आके गर्दन काट के चला गया, गर्दन बाद में गिरा, घोड़ा पार हो गया, इतनी तेजी, ठीक है? और इसी ज्ञान को कुषाणों के बाद, जब कुषाण सत्ता भी 200 ईस्वी के बाद कमजोर होना शुरू होती है, 250 ईस्वी तक कमजोर होना शुरू होती है, इसी ज्ञान को फिर बाद में यहाँ के जो गुप्त शासक या सातवाहन शासक, ये लोग इसको अडॉप्ट करते हैं, और ये लोग भी अपने विरोधियों पर भारी पड़ते हैं, ठीक है? तो ये हुआ बेहतर सैन्य ज्ञान और घुड़सवार सेना। ये इन बाह्य आक्रमणकारी जो बाद में भारतीय हो गए, इन लोगों ने इसका प्रचलन किया, और इसका प्रचलन बाद में भी इतिहास में जिन भी शासकों ने इसका इस्तेमाल किया उसकी सेना प्रभावशाली थी, ठीक है? अब आइए व्यापार और कृषि, ठीक है? व्यापार, ये कितना नंबर पॉइंट था? 2, ठीक है? अब तीसरा पॉइंट हो जाएगा व्यापार और कृषि। इसमें 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है कि व्यापार के मामले में एक तो इस काल में मध्य एशिया, रोमन साम्राज्य, ईरान के बाद, ईरान के आगे उधर पश्चिमी मध्य एशिया में रोमन साम्राज्य था। रोमन साम्राज्य बहुत उन्नत अवस्था में था। तो रोमन साम्राज्य के साथ और पश्चिमी एशिया के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध, तो मध्य और पश्चिमी एशिया के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध, क्या घनिष्ठ संबंध हुए, और इसका परिणाम व्यापार में आने वाली एक अभूतपूर्व वृद्धि, एक शानदार वृद्धि, एक महत्वपूर्ण उछाल हमको व्यापार के क्षेत्र में देखने को मिलता है। और कारीगरी के क्षेत्र में भी, मतलब कारीगरी मतलब जो लोग कारीगर होते हैं, कुछ उपकरण, कुछ क्राफ्ट बनाते हैं, कुछ सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, इन दोनों चीजों में बड़ी तेज उछाल आया। कैसे? एक तो कि अल्ताई पहाड़ जो पश्चिमी एशिया में, सॉरी, मध्य एशिया में है, अल्ताई पहाड़, इससे भारत को सोने का एक बढ़िया खजाना प्राप्त।
ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि कुषाणों ने बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के क्यों जारी किए। समझ गए ना, सोने का पहाड़े मिल गया इनको, मतलब पहाड़ नहीं, उस पहाड़ में सोने के अच्छे भंडार मिल गए, एक बात। दूसरी बात कि रोमन साम्राज्य के पास भी बहुत सोना था, तो रोमन साम्राज्य से जो व्यापार हुआ उसके कारण भी सोना, सोना इनको अच्छी मात्रा में मिला। ठीक। तीसरी बात कि चीन, मैंने आपको बताया ना, नहीं इधर से शुरू करिए, चीन यहां पर है, चीन से शुरू होकर के मध्य एशिया, ठीक है ना, अफगानिस्तान होते हुए ईरान और फिर रोमन साम्राज्य, ठीक है ना। तो ये चीन में रेशम पैदा होता था, ठीक है, और ये रेशम जो है इस रास्ते से होकर के रोमन साम्राज्य तक जाता था। ठीक। और ये जो एरिया है अफगानिस्तान और मध्य एशिया का, इस पे किसका नियंत्रण है? कुषाणों का, कुषाण शासकों का, ठीक है ना। अब तुम्हारे एरिया से कोई व्यापारी जा रहा है तो चंदा लोगे ना, छोड़ोगे? हैं? कर्मा या जो भी यहाँ होता है तो नहीं देखते हो रोक के? हाँ? तो इन्होंने चंदा नहीं लिया, चीन से जो भी व्यापारी जा रहे थे उस पर भारी कर लगाए, ठीक है ना। मेरे रास्ते से जा रहे हो तो टैक्स तो देना होगा, राजा को टैक्स देना होगा ना, व्यापारी देता है ना। तो मेरे एरिया से जा रहे हो तो तुमको सुरक्षा हम दे रहे हैं, तुमको ईरान तक कोई छुएगा नहीं भैया, ठीक है ना। कनिष्क का नाम ही काफी है, कनिष्क का नाम ले लेना। ठीक। तो कनिष्क को क्या चाहिए? कर। राजा सुरक्षा दे रहा है तो कर ले रहा है, ठीक है ना। तो और रेशम का बहुत शानदार व्यापार होता था, तो उस पर बढ़िया मात्रा में कर आई, ठीक है। इसीलिए हम पाते हैं कि मध्य एशिया के साथ व्यापार प्लस अल्ताई पहाड़ से बढ़िया मात्रा में सोना प्लस रेशम मार्ग, इसको सिल्क रूट कहते हैं, सिल्क रूट, ठीक है ना। हिंदी में भी सिल्क रूट मतलब रेशम मार्ग कहते हैं इसको, रेशम मार्ग। ये स्थल मार्ग है, चीन से शुरू होकर मध्य एशिया, अफगानिस्तान, ईरान होते हुए रोमन साम्राज्य तक जाता है, ठीक है। तो इसमें बीच में तो कुषाण है, तो ये अच्छी मात्रा में टैक्स लेते हैं। इस टैक्स से और बाकी जो मैंने बताया इसके कारण इनको काफी अच्छी मात्रा में धन की प्राप्ति होती है, जिसके कारण क्या होता है, एक समृद्ध और मजबूत ये साम्राज्य खड़ा कर पाने में सफल होता है, ठीक है ना। ये हो गया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि कृषि के क्षेत्र में भी, कृषि को भी ये बहुत बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन देते हैं। कैसे? इसकी सूचना हमको मिलती है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, और उत्तर पश्चिमी भारत के बहुत सारे इलाकों में जहां खुदाई हुई, तो कुषाण काल में हमको, कुषाण काल के समय में खुदाई में हमको बड़े पैमाने पे क्या, बड़े पैमाने पर सिंचाई परियोजना दिखाई पड़ी, सिंचाई परियोजनाएं, ठीक है ना। तो जो बड़े पैमाने पर सिंचाई की व्यवस्था कर रहा है तो इसका मतलब है कि कृषि को खूब प्रोत्साहन दे रहा है, तो कृषि को भी उन्होंने खूब प्रोत्साहन दिया, व्यापार में खूब विस्तार हुआ है। तो इसलिए ये जो काल है, यानी 200 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईसा पूर्व, ये व्यापार, वाणिज्य और कृषि में एक बहुत शानदार स्थिति को दर्शाता है। बाद में गुप्त काल तक जाते जाते व्यापार वाणिज्य में कमी आ जाती है, उस पर हम लोग उसमें बात करेंगे, ठीक है। अब आइए अगला बिंदु क्या है, राजनीति। अब चौथा पॉइंट क्या है कि राज्य व्यवस्था या प्रशासन में इन्होंने कुछ किया कि नहीं, कुछ योगदान किया। तो एक तो योगदान इनका ये रहा, योगदान क्या, इन्होंने जो काम किया कि चूंकि ये आए तो पहले से यहाँ पे शासक थे, कोई शक पार्थियन या यहाँ के स्थानीय शासक,
उनको पराजित करके उनके ऊपर इन्होंने अपनी सत्ता थोपी और उनको शासन करने दिया, उनसे कर लिया। तो एक तरह से मौर्य काल में जो हमको केंद्रीकृत शासन हम देखते हैं, उसके विपरीत हम यहाँ पर सामंती शासन देखते हैं। क्या देखते हैं? सामंती शासन। और इस बात की पुष्टि किस बात से होती है कि राजा धीराज की पदवी कुषाण लोग लेते हैं। राजा धीराज का क्या मतलब होता है? राजाओं का राजा, यानी बहुत से राजा होंगे तभी ना हम राजाओं के राजा हैं। अगर मैं अपने आप को कहूं कि मैं राजा धीराज हूं और तुम मान गई हो या और भी सब लोग मान रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बहुत से राजा हैं जिनके ऊपर मैं हूं, तभी ना। नहीं तो मैं कहता कि मैं ही केवल राजा हूं, बाकी सब मेरी प्रजा है, तब तो मैं ये कहता। लेकिन कुषाणों ने राजाधिराज की पदवी ली। राजाधिराज मतलब राजाओं का राजा, किंग ऑफ किंग्स, किंग ऑफ किंग्स, बहुत सारे राजाओं का राजा। तो इससे स्पष्ट है कि बहुत सारे छोटे छोटे राजाओं पर इन्होंने अपनी सत्ता थोपी और उनसे कर लेते रहे और उन्हीं के आधार पे अपना शासन चलाया। मतलब डायरेक्ट कर नहीं लिया, अपना अधिकारी नियुक्त नहीं किया। तो ये किस तरह की व्यवस्था है? सामंती व्यवस्था है। ठीक है। दूसरा इनका योगदान है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। राजशाही के क्षेत्र में राजा के दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत उन्होंने दिया। ये बात जब मैं कह रहा हूं तो ये किस बात से तय होता है कि कुषाण शासकों ने देवपुत्र शाहानुशाही, क्या देवपुत्र शाहानुशाही, लगभग सारी चीजें ये आपको नोट्स में मिल जाएंगी, सिर्फ समझना भी है। देवपुत्र यानी खुद को इन्होंने देवता का पुत्र कहा। यानी क्या कहा कि हम राजा जो है वो मनुष्य नहीं है, हम देवता के पुत्र हैं। तो राजशाही का इन्होंने दैवीय सिद्धांत दिया। ठीक है ना। राजशाही का कौन सा सिद्धांत दिया? दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। अभी तक तो सिर्फ हमने सुना था, अशोक ने कहा देवानाम प्रिय प्रिय प्रियदर्शी, मतलब मैं देवताओं का प्रिय हूं, मतलब मैं मानव ही हूं लेकिन देवता का प्रिय हूं। इससे आगे बढ़ के कुषाणों ने क्या कहा कि हम देवताओं के प्रिय उन्हें नहीं है, हम देवता के पुत्र हैं। एक बड़ा अंतर है। तो एक्चुअली इन्होंने अपने राजशाही को सिर्फ ताकत के बल पे तो आप शासन नहीं कर सकते, कुछ विचार भी देना पड़ेगा ना। तो अपनी राजशाही को मान्यता और वैधता देने के लिए इन्होंने इस तरह की उपाधियां दी। ठीक है। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है। और इन्होंने क्या किया? कुषाणों ने शकों की तरह छत्रशाही या छत्र प्रणाली या छत्र पद्धति, शासन की कौन सी? छत्रशाही या छत्र पद्धति, यानी पूरे साम्राज्य को इन्होंने कई छत्रकों में बांट दिया। ठीक है ना। और एक एक शासक नियुक्त कर दिया, उसको छत्रप कहते हैं या स्ट्रेटोजोस भी कहते हैं। है लिखा हुआ स्ट्रेटोजोस, ठीक है। ये जो शासक होता है और विभिन्न छत्रपों में इसको बांट दिया है। ठीक है। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक तरह से सैन्य शासन की भी शुरुआत की। सैन्य शासन की। ठीक है ना। मिलिट्री गवर्नरशिप। क्या मतलब? इन्होंने हर एक जगह मतलब 2-4 गांव के बीच में एक टुकड़ी स्थापित कर दी, सैन्य शासन। तो चूंकि ये बाहर से आए थे तो जनता में अपना प्रभाव और डर पैदा करने के लिए उन्होंने सैन्य शासन की शुरुआत। ठीक है। ये प्रशासन के क्षेत्र में उन्होंने ये सारा काम। ठीक है। अब देखिए धार्मिक विकास। अब अगला पहलू जो है वो है धार्मिक विकास का। ठीक है। धार्मिक विकास में हमको ये जानना है कि कुछ शासकों ने वैष्णव धर्म अपना लिया, जैसे यूनानी राजदूत हेलियोडोरस का उदाहरण है, जिन्होंने मथुरा के पास, सॉरी मध्य प्रदेश में विदिशा के पास
पेस नगर में एक गरुड़ ध्वज की स्थापना की भगवान वासुदेव के सम्मान में, जिससे उस यूनानी हेलियोडोरस के धार्मिक विश्वास का पता चलता है ना। ध्वज कौन गाड़ेगा? जिसकी धार्मिक निष्ठा होगी। तो वासुदेव के सम्मान में एक ध्वज किसने गाड़ा? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस कौन था? यूनानी राजदूत। ठीक है। कहां पे उसने स्थापित किया? विदिशा, जो कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में विदिशा के निकट बेस नगर नामक जगह पे, बेस नगर जगह पे। ठीक। वहीं दूसरी ओर कुछ शासकों को हम देखते हैं जो क्या हो गए? बौद्ध हो गए। जैसे मशहूर मशहूर यूनानी शासक मिनांडर। कौन? मिनांडर। ये बौद्ध हो गया। ठीक है। और किसके प्रभाव में हुआ? एक दार्शनिक है, बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन, जिनको नागसेन भी कहा जाता है। तो नागसेन और मिनांडर को भारत में मिलिंद भी कहा जाता है। क्या? मिलिंद। तो मिलिंद और नागसेन के बीच वार्तालाप होता है। मिलिंद यानी मिनांडर अपनी जिज्ञासा के लिए प्रश्न पूछते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। नागसेन उसका तर्क संगत जवाब देते हैं। ठीक। और उससे संतुष्ट होकर मिनांडर क्या हो जाते हैं? बौद्ध धर्म अपना के बौद्ध हो जाते हैं, बौद्ध अनुयायी हो जाते हैं। ठीक है। और ये मिलिंद पन्हो, क्या? मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में इन दोनों का संवाद है। ये प्राकृत भाषा में है। मिलिंद पन्हो मतलब मिलिंद के प्रश्न। ठीक है। अब देखिए, दूसरी ओर कुषाण शासक है। कुषाण शासकों में शैव, वैष्णव और बौद्ध, इन तीनों धर्मों का पोषण किया। ठीक है। और इन तीनों ही देवताओं की पूजा की और उनके सिक्कों में इनकी आकृतियों को उकेरा। ठीक है ना। इनके सिक्कों में इन तीनों की आकृतियों को उकेरा गया। ठीक। अब एक बात को केवल समझ लीजिए कि बड़े पैमाने पर बाहरी लोगों का इस काल में आगमन, एक तो ये, और साथ ही साथ व्यापार और वाणिज्य में, व्यापार और कारीगरी में एक जबरदस्त उछाल के कारण हम क्या देखते हैं कि भारत के धर्म में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हमको देखने को मिलता है। ठीक। सबसे ज्यादा प्रभावित होता है बौद्ध धर्म। ठीक है ना। बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। कैसे? कि नगरों में जो व्यापारी और कारीगर रहते हैं, तो उनके पास खूब पैसा आने लगता है ना। जब व्यापार वाणिज्य में खूब वृद्धि होगी तो क्या होगा? इसका परिणाम स्वरूप पैसा खूब आएगा। तो वो लोग बौद्ध भिक्षुणियों को दान देने लगते हैं। और बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी खूब मात्रा में कैश, मतलब कि नकद दान लेने में खुद को रोक नहीं पाते। ठीक है ना। इस तरह से जो बौद्ध धर्म त्याग और सादा जीवन पर जोर दे रहा था, उसमें लगातार बदलाव आने लगता है। दिनों दिन ये भिक्षु और भिक्षुणी क्या होता है? आराम तलब होने लगते हैं। ठीक है। और ये उन विदेशियों का भी स्वागत करते हैं जो मांसाहार करते हैं, है ना। और भव्य वस्त्र पहनने लगते हैं। कौन लोग? ये भव्य वस्त्र पहनने लगते हैं, बड़े पैमाने पे ये डोनेशंस लेने लगते हैं, नकद दान लेने लगते हैं। ठीक है ना। खुद को रोक नहीं पाते। तो इस तरह से जो डिसिप्लिन अनुशासित बौद्ध धर्म है, उसमें एक विचलन आता है। विचलन समझ रहे हो ना? विचलन मतलब अपने मार्ग से फिसलता है। ठीक है। और जो अनुशासन है वो दिनों दिन कमजोर होता जाता है।
और इतना कमजोर होता है कि बहुत से जो बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी है वो कहते हैं संघ में रहने की क्या जरूरत है, हम गृहस्थ जीवन जीते हैं और वहीं पर हम बौद्ध धर्म का पालन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन आए, ठीक है, इसी को महायान बौद्ध धर्म कहा जाने लगा। क्या? महायान बौद्ध धर्म। ठीक है ना, जिसका शाब्दिक अर्थ है, महायान का मतलब होता है बड़ी गाड़ी, बड़ा वाहन। ठीक है, इन लोगों ने कहा कि बड़ा वाहन है हम लोग का, उसमें हर तरह के लोगों का स्वागत है ना, हमारा वाहन बहुत बड़ा है, उसमें कोई मांस खाने वाला भी है, कोई बढ़िया कपड़ा वाला भी है, कुछ खराब कपड़ा वाला, सब तरह के लोगों का पूरा स्वागत है। एकदम से अनुशासन कमजोर हो गया। ठीक है, ये जो बौद्ध धर्म में परिवर्तन आया, इसी को महायान बौद्ध धर्म कहते हैं। ठीक, और जिन लोगों ने उसी पुराने शुद्धतावादी बौद्ध धर्म को अपनाए रखा, वो लोग क्या कहलाए? वो लोग कहलाए हीनयानी। हीनयानी मतलब कि उसको, उस बौद्ध धर्म, उस शाखा को हीनयान बौद्ध धर्म कहा गया। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म के बीच जो पहला एक जो फाड़ हुआ, महायान और हीनयान, ये कब हुआ? इसी काल। ठीक, सौभाग्य से कनिष्क ये महायान शाखा का समर्थक हो गया और इसने उदार तरीके से इसको संरक्षण दिया। ठीक, चौथी जो बौद्ध संगीत बुलाया उसने कश्मीर में, वो इसी बात को लेके हुई कि महायान बौद्ध शाखा का क्या सिद्धांत है, उसकी रचना की जाए, उसको फाइनलाइज किया जाए, उसको लेखबद्ध किया जाए। ठीक है, और चौथी बौद्ध संगीत में होता क्या है, जानते हो क्या होता है? महायान बौद्ध शाखा की, महायान बौद्ध संप्रदाय की, ठीक है, महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित करीब करीब 3 लाख, ठीक है ना, शब्दों को संकलित किया जाता है और उसमें त्रिपिटक, त्रिपिटक समझ रहे हो? नहीं, त्रिपिटक का संग्रह होता है, त्रिपिटकों का संग्रह होता है। त्रिपिटक 3 पिटक, बौद्ध धर्म में 3 तरह के साहित्य हैं। ठीक है ना, याद रखना, ये पीटी और उसमें भी आ सकता है। त्रिपिटक, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये 3 पिटक हैं। सुत पिटक में बुद्ध के उपदेश हैं, विनय पिटक में बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए वो सुत पिटक में है। विनय पिटक में उन नियमों के बारे में बताया गया है जो बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों को संघ में पालन करना चाहिए, उस विनय, उस नियम का संकलन है। और अभिधम पिटक में वो दर्शन है जो महात्मा बुद्ध देते हैं, जैसे अनात्मवाद का सिद्धांत, प्रकृति समुत्थान का सिद्धांत, ये सारे जो दार्शनिक बातें हैं वो अभिधम पिटक में। ठीक है, तो महायान शाखा ने इन्हीं सारी चीजों में बुद्ध की शिक्षाओं में थोड़ा सा परिवर्तन करके इनका संकलन किया। कब? यही कनिष्क के समय। कहा? कश्मीर में, चौथी बौद्ध संगीत में। और इसका अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। इस जो ये जो सम्मेलन हुआ, ये जो संगीत हुई, इसका अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र, एक महान दार्शनिक, बौद्ध दार्शनिक जो महायान शाखा का समर्थक था। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखिए कि इस काल में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे अवदान, दिव्यवदान, महावस्तु, ठीक है, इस तरह के अवदान, अवदान एक तरह की कैटेगरी है, मतलब साहित्य की कैटेगरी है। अवदानों की रचना हुई, अवदानों की, बड़े पैमाने पे। अवदान मतलब कि जिसमें बुद्ध का जीवन, उनका इतिहास और उनकी शिक्षाएं, ठीक है ना, बुद्ध का जीवन, उनका इतिहास और उनकी शिक्षाएं, ठीक है ना। तो बहुत सारे अवदान, जैसे दिव्यवदान,
महावस्तु, इस तरह की बहुत सारी रचनाएं हुई जो महायान बौद्ध धर्म को प्रचलित करने के लिए की गई। ठीक, तो ये हुआ धर्म के क्षेत्र में। ठीक है, हम देखते हैं कि इनके आने के कारण बहुत सारे बदलाव हमको देखने को। अब आइए थोड़ा सा भाषा साहित्य के क्षेत्र में देख लेते हैं और बहुत संक्षेप में कला और विज्ञान को देखिए। भाषा के क्षेत्र में हम देखते हैं भाषा साहित्य। ठीक है, इस क्षेत्र में हम देखते हैं कि ये करीब करीब 3 तरह की लिपि और 4 तरह की भाषाओं का ये लोग संरक्षण करते हैं। कौन? कुषाण शासक। क्यों? क्योंकि ये इस बात से परिचित थे कि हमारा इतना बड़ा साम्राज्य है, तो इसमें अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग लिपि के लोग इसमें रहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपने सिक्कों और अपने अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि और यूनानी अरामाइक, इन लिपियों का इस्तेमाल किया। ठीक है, भाषा में इन्होंने प्राकृत प्रभावित संस्कृत और बाद में संस्कृत, ठीक है, इन भाषाओं का भी इन्होंने इस्तेमाल किया। यानी हम कह सकते हैं कि कुषाणों ने भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए अनेक तरह की भाषाओं को साथ साथ उनका सह अस्तित्व बनाए रखा। ठीक है, कोई एक लिपि या कोई एक भाषा जबरन नहीं थोपी। अलग अलग जगहों पर, जैसे जहां खरोष्टी लिपि में या प्राकृत भाषा में ज्यादा प्रचलन हो रहा है, वहां के सिक्कों में उस पर वो था, उसके उल्टे मतलब एक तरफ वो, दूसरी तरफ दूसरी लिपि, यूनानी, खरोष्टी, ये सारा। ठीक है, उसी तरह से उन्होंने अभिलेख भी विभिन्न भाषाओं में जारी किए। ठीक, एक हम अंतर पाते हैं कि मौर्य काल तक प्राकृत भाषा का जोर था। यहां तक कि इस काल में हम आगे जब देखेंगे, मतलब ये मौर्योत्तर काल के बाद जो गुप्त और सातवाहन आते हैं, तो सातवाहन भी प्राकृत भाषा का संरक्षण करते हैं, लेकिन ये विदेशी या बाह्य आक्रमणकारी जो हैं, ये प्राकृत का संरक्षण तो करते हैं, लेकिन सर्वाधिक संरक्षण ये संस्कृत का करते हैं। किसका? संस्कृत का। मतलब अपने शासन के अंत में ये लोग संस्कृत की तरफ चले जाते हैं, है ना, जो एक विलक्षण बात है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो एक बहुत अजीब सी बात है कि देसी जो आम जनमानस की भाषा है, उससे ज्यादा ऊपर ये ब्राह्मणों की और क्लासिकल भाषा की तरफ जाना है। ठीक, संस्कृत का सबसे प्राचीन, या कहना चाहिए संस्कृत, उत्कृष्ट संस्कृत काव्य का सबसे प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य क्या है? ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, पीटी में भी आ सकता है, और आपको आंसर में भी लिखना है। 150 ईस्वी में क्या रुद्रदामन, रुद्रदामन कौन है? शक शासक है। ठीक है, रुद्रदामन का काठियावाड़ में जो जूनागढ़ अभिलेख है, काठियावाड़ में जो जूनागढ़ अभिलेख है, ठीक है, ये संस्कृत में, और भी उत्कृष्ट संस्कृत काव्य शैली में लिखा गया सबसे प्राचीनतम अभिलेखीय स्रोत। ठीक है, तो इस तरह से ये भाषा के क्षेत्र में करते हैं। अच्छा, साहित्य में आप देखेंगे कि कनिष्क जो है वो बहुत सारे महान विद्वानों और उस समय के प्रतिष्ठित हस्तियों का वो संरक्षक था। जैसे वसुमित्र, अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद, बुद्ध चरित्र तो बुद्ध का जीवन है, जीवनी है, और सौंदरानंद एक उत्कृष्ट संस्कृत काव्य है की रचना की। उस अश्वघोष जो है, ये कनिष्क के दरबार को सुशोभित करते थे, उनको संरक्षण दिया। वसुमित्र जो चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था, उसका पोषण किया, उसका संरक्षण किया। ठीक है ना, वसुमित्र ने भी महाविभाष नामक एक ग्रंथ लिखा, जिसको बौद्ध साहित्य का विश्वकोश कहते हैं, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, कहते हैं, वो लिखा। नागार्जुन, इनका भी
कनिष्क ने संरक्षण दिया। नागार्जुन को कभी कभी कई बार भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, क्योंकि उस समय इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जो आइंस्टीन ने दिया, ठीक है, ये इन्होंने प्रज्ञा पारमिता सूत्र नामक एक सूत्र की रचना की, जो आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत से मैच करता है, ठीक है। इनका भी पोषण कनिष्क ने किया। तो साहित्य के क्षेत्र में हम देखते हैं कि बहुत से उत्कृष्ट रचनाएं प्रकाश में आती हैं, ठीक है। अब आप एक चीज जान लीजिए और हम एंड करेंगे कि भारतीय थिएटर, मतलब भारतीय रंगशाला थिएटर, इसका भी जो विकास माना जाता है कि इस पर यूनानियों का प्रभाव, ठीक है। बनारस से 150 मील दूर रामगढ़ की पहाड़ी, वो रामगढ़ नहीं जो सोले वाला, ठीक है, रामगढ़ के पहाड़ी में एक गुफा मिली है जिसमें रंगशाला बनी हुई है, थिएटर बना हुआ है। उसमें अभिनेत्री के विश्राम कक्ष भी बना हुआ है। मतलब खुदाई से ही पता चलता है, उसमें लिपस्टिक होगा या उसमें वो क्या कहते हैं, शीशे होंगे, सजने संवरने के लिए तमाम चीजें होंगी, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे विश्राम करती होगी अभिनेत्री और फिर यहीं से इसी स्टेज पे जाके अभिनय करती होगी। तो ये प्रमाण मिला है। बहुत से विद्वान इस बात से सहमत नहीं है कि भारत के थिएटर पर यूनानियों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। बहुत से विद्वान इसको पूरी तरह से नहीं मानते, हालांकि अनेक विद्वानों ने यह माना है कि रंगशाला मतलब थिएटर समझ रहे हो ना, कि थिएटर मतलब ये नहीं, पर्दा वाला नहीं, जो ओरिजिनल, जो जैसे स्टेज पे जो होता है, जिसको तुम देखते हो सामने, जिसमें रीटेक नहीं होता, ये फिल्म वाला नहीं। थिएटर मतलब कि रंगमंच जो लाइव होता है, तुम देखते हो तरह तरह के लाइट जलते हैं उस पे, और अपने मुंह पे तरह तरह के रंग लगा के और पूरा वो वहीं पर लाइव एक्टिंग करते हैं, उसको कहते हैं रंगशाला, ठीक है। तो इसका मूल यूनान में था, ऐसा बहुत से विद्वान मानते हैं। लेकिन कुछ विद्वान इसको काटते भी है कि नहीं, ऐसा नहीं है, भारत में पहले से परंपरा थी। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा, जिससे पता चलता है कि भारत में नाट्यशास्त्र पहले से था, ठीक है। यहां तक कि पतंजलि ने भी वो कंस की हत्या और बाली को बांधने जैसे दृश्यों का रंगमंचीय मतलब कि इसको रंगमंच के रूप में दिखाया गया, इसका जिक्र पतंजलि भी करते हैं। तो इस आधार पर बहुत से विद्वान ये मानते हैं कि रंगशाला जो है, इस पर यूनानियों का प्रभाव नहीं है। लेकिन एक चीज तो सारे विद्वान मानते हैं, क्या, कि अगर समूचा रंग शास्त्र या रंगशाला यूनान से नहीं आया, तो एक चीज तो जरूर यूनान से आई, क्या, पर्दा। जब रंगमंच खत्म होता है तो पर्दा गिरता है ना, यह रंगमंच जब शुरू होने वाला था तो पर्दा लगा रहता है, और देखते हो रस्सी से कुछ लोग खींचते हैं तो पर्दा हटता है और उसके बाद अभिनय शुरू होता है। ये पर्दा का सिस्टम यूनानियों से आया। क्यों? क्योंकि पर्दे के लिए शब्द मिलता है यवनिका। क्या शब्द मिलता है? यवनिका, जो कि यवन से बना है, और यवन यूनानी का ही अपभ्रंश। यवन यूनानी कहते कहते लोग यवन कहने लगे, तो यवन से यवनिका। तो ये क्लियर है, पर्दे को उस समय यवनिका कहते थे कि यवनिका गिराओ, यवनिका हटाओ। तो यवनिका शब्द ही इस बात को प्रामाणिक करता है कि और समूचा रंगशाला का सिद्धांत या रंगशाला का विचार अगर ना भी सही, तो पर्दा का सिस्टम, रंगशाला में पर्दा गिराने और हटाने का सिस्टम तो जरूर यवन से आया। ये चलिए, अब हम आते हैं गांधार कला और वो क्या कहते हैं, मथुरा कला, ठीक है, और अमरावती, ठीक है ना, अमरावती कला।
अमरावती ये दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश और विंध्य के क्षेत्र में है, ठीक है ना। अमरावती कला में ज्यादातर, अमरावती और नागार्जुन कोंडा में ज्यादातर स्तूप और विहार और मठ बनते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप विहार बौद्ध धर्म से संबंधित है ही। तो ये अमरावती कला में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। इन दो जगहों के बारे में जान लीजिए। ये अमरावती कला के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए कि स्तूप और विहार, उसकी जो रेलिंग्स बनती है, रेलिंग समझ रहे हैं ना, रेलिंग। अच्छा, हम अभी लास्ट में हम तुमको रेलिंग दिखा देंगे, ठीक है, तो तुम समझ जाओगे। अभी फिलहाल समझो कि उस रेलिंग्स पे मूर्ति उकेरी जाती है, जिसमें पूरी की पूरी कथा, बुद्ध के जन्म से लेके या बुद्ध के बारे में कथा मूर्तियों के रूप में उकेरी जाती है। आप उसको देखेंगे तो आपको कथा जैसी दिखेगी, इतना लाइव अमरावती और नागार्जुन कोंडा में देखने को मिलता है, ठीक। अभी हम दिखा देंगे, याद दिलाना। अब गांधार कला के बारे में जान लीजिए। गांधार कहाँ पे है? उत्तर पश्चिमी भारत में। तो गांधार उत्तर पश्चिमी भारत में, तो मध्य एशिया, यूनान से आए कारीगर और भारतीय कारीगर, इन दोनों लोगों का मिश्रण हुआ वहां, और वहां एक नई कला ने जन्म लिया, जिसको गांधार कला भी कहते हैं और ग्रीको रोमन कला भी कहते हैं, ठीक है। ग्रीको रोमन कला का मतलब है कि द इंस्पिरेशन इज इंडियन। इंस्पिरेशन इंडियन है, मतलब बुद्ध की मूर्तियां बन रही हैं, लेकिन रोमन शैली में बन रही हैं, ग्रीक शैली में बन रही हैं। ग्रीक और रोमन के जो देवता हैं, उन्हीं के जैसा बुद्ध को दिखाया जा रहा है। बुद्ध के बाल घुंघराले दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। ये जो भी है वो वहां जो ग्रीक और रोमन शैली में जिस तरह से देवताओं को बनाया जाता है, वैसे ही बुद्ध को दिखाया गया। बुद्ध के कपड़े, बुद्ध जिस तरह से स्टॉल ओढ़े हैं, जिस तरह से उन्होंने धारण किया है, वो बिल्कुल रोमन और ग्रीक शैली, ठीक है। तो यानी गांधार कला जो है, उस पर ग्रीक, रोमन प्लस क्या, भारतीय, इन तीन कलाओं का मिश्रण है। कलाओं का क्या है? मिश्रण, ठीक है। लेकिन मथुरा कला में क्या है? हालांकि मथुरा तो कहाँ है मालूम है ना? कहाँ है, मतलब अभी किस राज्य में है? यूपी। मथुरा में भी, मथुरा में भी गांधार कला का प्रभाव पहुंचा, लेकिन मथुरा कला पूरी तरह से देशी बनी हुई, ठीक। गांधार और मथुरा कला में एक अंतर क्या है कि इसमें केवल बुद्ध की मूर्तियां नहीं बनी, बुद्ध की मूर्तियां तो बनी ही, साथ साथ महावीर की भी मूर्ति बनी, यानी जैन, ठीक है ना, और वैष्णव धर्म से संबंधित भी मूर्तियां बनी, ठीक है। वैष्णव धर्म से संबंधित भी मूर्तियां बनी, यहां तक कि कनिष्क की भी एक मूर्ति मिली, ठीक है ना। कनिष्क की एक मूर्ति मिली, हालांकि उसका गर्दन कटा हुआ, मतलब टूटा हुआ है, वो मूर्ति टूट गई, लेकिन उस मूर्ति के नीचे कनिष्क लिखा हुआ, इससे पता चलता है कनिष्क की मूर्ति रही, ठीक है ना। तो मथुरा कला में मूर्ति कला के लिए कौन सा पत्थर का इस्तेमाल होता है? लाल बलुआ पत्थर। किसका? लाल बलुआ पत्थर। और गांधार कला में नीले, धूसर, शिष्ट, ठीक है ना। एक तरह से ये भी जो जम जाता है, वो रॉक, मतलब एक तरह के पर्वत का रूप है, ठीक है ना। ब्लू, ग्रे, शिष्ट, ठीक है ना। इन पत्थरों का इस्तेमाल होता है। और अमरावती में तो मार्बल वगैरह का, मतलब कि मार्बल को क्या कहते हैं? मार्बल को क्या कहते हैं? मार्बल को संगमरमर जैसी चीज होती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आइए हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर थोड़ा सा बात कर लें। विज्ञान और तकनीक। अब देखिए, सबसे पहली बात कि यूनानी और ये जो बाह्य लोग आए,
इनका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव एक क्षेत्र में तो हमको साफ देखने को मिलता है, वो है खगोल विज्ञान। कहा? खगोल विज्ञान और नक्षत्र विज्ञान। नक्षत्र विज्ञान, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि एक शब्द है होरा शास्त्र। होरा शास्त्र संस्कृत का शब्द है, जो कि किससे बना है? होरोस्कोप। होरोस्कोप, होरोस्कोप में जन्म कुंडली वगैरह होता है, तो होरोस्कोप एक यूनानी शब्द है और इसी से होरा शास्त्र बना है। ये इस बात को पुष्ट करता है कि इस क्षेत्र में यूनानियों ने अवश्य ही हमारा मतलब हमको प्रभावित किया, ठीक है। दूसरी बात की चमड़े के जूते बनना इस काल में हमको देखने को मिलता है, तो एक और नई तकनीक है। कनिष्क को बड़े बड़े बूट पहनते हुए दिखाया गया है, लंबे जूते का प्रचलन उन्होंने किया, चमड़े के जूते बनने इस काल में शुरू हो गए, ठीक है। तीसरी बात है कि शीशे पर काम करना, ठीक है ना? शीशे पर काम करना और शीशे की पर मतलब शीशे से संबंधित तमाम तरह की कलाकृतियां बनाने का काम भी बड़े पैमाने पर इसी समय देखने को मिलता है, जो फिर से एक बाह्य प्रभाव है, क्योंकि इसके पहले भारत में कभी देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक पूरा पॉलिटिकल संदर्भ में देखा, राजनीतिक संदर्भों में क्या हुआ, किस तरह से यूनानी और यूनानी के बाद फिर पहलों कुषाण आए। फिर हमने देखा कि इनका भारत के भारतीय संस्कृति और समाज के विभिन्न पक्षों पर किस तरह का प्रभाव परिलक्षित हुआ, किस प्रकार का प्रभाव अंकित हुआ, उस प्रभाव के क्या क्या स्वरूप। चलिए, किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, मामला रिधिमा। यस सर। अरे तुम जब ज्वाइन करो तो एक बार गुड मॉर्निंग सर बोल दो, ताकि मुझे याद रहे, तो मैं अकॉर्डिंगली। हाँ, वैसे बाकी लोग भी गुड मॉर्निंग बोल देंगे तो मुझे पता चल जाएगा सब लोग आ गए, ठीक है। तो और जल्दी ही हम बैच अलग कर रहे हैं, कुछ दिल्ली के छात्र इंग्लिश मीडियम के संपर्क करेंगे, ठीक है। और तुमको जो मैंने किताब दिया था उसको पढ़ रही हो? यस सर। आज 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 मौर्योत्तर काल पढ़ लेना, ठीक है। उसमें एक्चुअली उसका उसका टाइटल होगा सेंट्रल एशिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, कुछ इस तरह का टॉपिक होगा, ठीक है। हाँ सर। जरूर पढ़ लेना, जैसे ही पढ़ लोगी सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ओके। हाँ सर। चलिए, और किसी को? पूजा, ब्रजेश, सब ठीक है? ब्रजेश जी सर। ठीक है ब्रजेश, मामला चलो ठीक है।